नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्साह में। तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दिया होगा। अब बारी है हिंदी के एग्ज़ाम की। तो आज के पेपर में, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके प्रैक्टिस में ये आपकी सहायता करेंगे। तो देखते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हमने रखा है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर देखिएगा। फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है। फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करता होता है और मनोरंजन करना होता है और फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। यहाँ पे उत्तर है, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे हम निबंध में एक तय ढांचे में लिखते हैं, परिचय देते हैं, गुण दोष बतलाते हैं और अंत में निष्कर्ष लिखते हैं, वैसे फीचर लेखन का कोई तय ढांचा नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न यहाँ पर जो प्रश्न मैंने रखा है, इसमें जो सही उत्तर आप के लिए टिक किया हुआ है वो तो ठीक है। साथ ही साथ अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फीचर से संबंधित कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर आप ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न मैं बतलाऊंगी उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है, रटना नहीं है आपको कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है या इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जस्ट वो नहीं रटना है। आपको उसके डेप्थ में भी जाना है, उससे संबंधित और भी प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न है कि निम्न फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, तो हमें उत्तर मिल गया कि हाँ ठीक है, फीचर लेखन में क्या होता है, एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। ये सही नहीं है, ये गलत है, यानी तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें क्या चीज़ होते हैं, जैसे फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है, ये सही हो जाएगा। फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है और फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपकी सहायता करेगा, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। उत्तर है, क्षेत्र में सब खबरें इकट्ठा करना। ठीक है, क्षेत्र में सब खबरें इकट्ठा करना ये संपादक का कार्य नहीं है। तो 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो हमारे में आ जाएगा कि संपादक का कार्य कौन सा है इसमें। जैसे निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, दूसरा आ जाएगा प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले खबरों के बारे में निर्णय लेना है, और निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवाना। ये तीनों जो है संपादक का कार्य है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी सहायक हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो भी इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, क्षेत्र में सब खबरें जो है वो इकट्ठा कौन करता है, पत्रकार करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। यहाँ पर उत्तर है, यह सभी कौन कौन सा, लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। ये तीनों हमारे जनसंचार माध्यमों का क्या है, प्रमुख कार्य है। जनसंचार मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। जनसंचार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जल्दी से जाकर उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी मैंने समझाया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट से संबंधित है। तो आप दूसरे वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस टॉपिक को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। उत्तर है, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है वो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। और उदंत मार्तंड, किसी के माइंड में अगर ये होगा कि उदंत मार्तंड, तो उदंत मार्तंड हिंदी में भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी का
पहला समाचार पत्र है। ठीक है, बंगाल गजट, माफ कीजिएगा, बंगाल गजट की भाषा अंग्रेजी थी और इसके संपादक का नाम सर जॉन हिक्के था। ठीक है, इसको हिक्के गजट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कम से कम शब्दों में तत्काल सूचना देना टेलीविजन समाचार की किस चरण के अंतर्गत आता है? उत्तर है फ्लैश न्यूज। ओके। प्रश्न संख्या 6, अंतःवैयक्तिक संचार क्या है? उत्तर है जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो, यानी एक ही व्यक्ति अपने आप से ही जो बात करता है, अपने मन में ही सोच रहा है, वो होता है अंतःवैयक्तिक संचार। दूसरा जो ऑप्शन है आपका, परस्पर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाला संचार, वो आपका आ जाएगा अंतर्वैयक्तिक संचार। जैसे मैंने आपको बतला दिया है कि जनसंचार में मैंने आपको जनसंचार पर मैंने वीडियो बनाकर आपको वो पूरा टॉपिक समझा दिया है। संचार के प्रकार को भी मैंने उस वीडियो में समझाया है, जाकर ये टॉपिक भी आप उससे क्लियर कर लो। प्रश्न संख्या 7, किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है? उत्तर है जनसंचार। जनसंचार में फीडबैक यानी जिसको भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो, जिसको भी आप सूचना दे रहे हो, उसका फीडबैक, उसका उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट भी जनसंचार का एक माध्यम है। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय तो आप मुझे उत्तर दोगे नहीं। जब मैं वीडियो डाल रही हूँ उस समय भी आपका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होता है कि जिस समय संचार सूचना दी जा रही है उस समय तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। हो सकता है आप वीडियो डालने के बाद फीडबैक मुझे मिले, या फिर आप जो है वो बाद में कोई उत्तर दे, तुरंत जो है उत्तर यानी फीडबैक नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? उत्तर है 1556 में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? उत्तर है गोवा में। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? उत्तर है 1826। उदंत मार्तंड के संपादक का नाम था युगल किशोर, इसको भी जान लीजिए। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल में होता है? उत्तर है 15 दिन। 15 दिन के अंतराल में जो न्यूज़पेपर आता है, पत्रिका आता है, उसको पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं। 7 दिन में जो होता है वो उसको बोलते हैं साप्ताहिक पत्रिका। 30 दिन के अंतर्गत जो आता है, 30 दिनों के अंतराल में जो पत्रिका आती है उसको बोलते हैं मासिक। एक मास हो जा रहा है इसलिए मासिक पत्रिका। और जो प्रत्येक दिन आता है न्यूज़पेपर उसको बोलते हैं दैनिक समाचार पत्र, यानी दैनिक या फिर दैनिक पत्रिका। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? उत्तर है आला मारा। प्रश्न संख्या 13, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेखन को क्या कहा जाता है? उत्तर है संपादकीय। ये बहुत आसान प्रश्न था। पीटीआई क्या है? उत्तर है समाचार एजेंसी। प्रश्न संख्या 15, फीचर की कौन सी विशेषता है? अब यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त तीनों जैसे सृजनात्मकता, सुव्यवस्थित भी होता है ये, और आत्मनिष्ठ भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आलेख लेखन का तत्व नहीं है? उत्तर है मनोरंजकता। प्रश्न संख्या 17, रिपोर्ट किसे कहते हैं? या फिर रिपोर्ट, यहाँ पर देख लीजिए, रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहता है? तो इसे टिप्पणी या प्रत्यावेदन या प्रारूपण नहीं कहा जाता, इसे कहता है प्रतिवेदन। यदि एग्जाम में आपसे प्रतिवेदन लिखने को दिया जाता है तो आप जैसे रिपोर्ट लिखते हो वैसे ही प्रतिवेदन भी लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। जस्ट आपने इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग सीखा होगा, प्रतिवेदन भी वैसे ही कीजिएगा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये प्रतिवेदन कौन सी नई विद्या आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, कार्यालय पत्रों की भाषा होनी चाहिए कैसे? औपचारिक। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है? उत्तर है निष्कर्ष। प्रश्न संख्या 20, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? उत्तर है प्रतिभाशाली व्यक्ति का। अगला प्रश्न है, ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो शॉर्ट में पढ़ लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21, कौशल्या किसे देखने के लिए राम से अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है? उत्तर है दुखी अश्वों को। प्रश्न संख्या 22, चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करते हैं? उत्तर है मजदूरों की। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती हैं? उत्तर है हरिद्वार में। कहानी में ही दिया है कि हर की पौड़ी यानी हरिद्वार की सीढ़ियों पर ये जो है संभव का जाना होता है, जहाँ पर वो पारों को देखता है, वहीं उससे भेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। दूसरा हो जाएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, सूरदास की झोपड़ी पाठ किस उपन्यास से लिया गया है? उत्तर है रंगभूमि। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर मैंने जो रचनाएं लिखी है, गबन, गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। उसको भी याद कर लीजिएगा, लेखक के रचनाओं के विषय में प्रश्न किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? उत्तर है जीवन के मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को। ठीक है, यानी खाऊ उजाड़ू सभ्यता को हम इससे ये समझ सकते हैं कि खाऊ उजाड़ू सभ्यता कैसी होती है? यूज एंड थ्रो। हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एंड थ्रो कर देते हैं। अब क्या होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर प्रकृति की रक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं ना, तो हम क्या है, विकास की अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जीवन के मूल्यों को ताक पे रखिए। ये उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 26, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? उत्तर है स्कंदगुप्त। यहाँ पर आप फिर से देखते हैं कि 4 रचनाओं के नाम लिखे हुए हैं जो कि जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना और लहर। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। और चंद्रगुप्त से जो कविता आई है आपके पाठ में दी गई है, वो है कार्नेलिया का गीत, उसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 27, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? उत्तर है सेल्यूकस। सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या है? वो है कार्नेलिया, उसको भी याद रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैप्टर से महत्वपूर्ण है और मैं उन चीज़ों को प्रश्न में एक्स्ट्रा बतला देती हूँ, ऊपर से बतला दे रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28, संवादिया नहीं होगा, संवदिया का क्या नाम था? उत्तर है हरगोबिंद। प्रश्न संख्या 29, लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से जाने का क्या कारण था? उत्तर है रोजगार का दफ्तर। लोमड़ी को शेर के मुंह में क्या दिखता है? रोजगार का दफ्तर दिखता था। ठीक है, अगला देखते हैं, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? उत्तर है चर। और चर धातु का अर्थ क्या होता है? चलना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 31, फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर है रूपक। प्रश्न संख्या 32, कुटज का पेड़ कहाँ अधिक दिखाई देता है? यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हिमालय पर्वत की झाड़ियों पर नहीं है। ठीक है, मरुस्थल या सुंदरबन में तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे शिवालिक की नीरस पहाड़ियों पर, ध्यान रखिएगा इसका। प्रश्न संख्या 33, प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? उत्तर है संस्मरणात्मक। ठीक है, यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 34 देखते हैं आगे, संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं? उत्तर है शोर। जो संचार प्रक्रिया में बाधा आता है, चाहे वो आवाज़ हो, नॉइज़ हो, या फिर तकनीकी समस्या हो,
उन सभी को जो भी चीज़ें हमें संचार करने में, संचार प्रक्रिया में दिक्कत पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? शोर। ठीक है, जस्ट इसे आवाज़ से मत जोड़िएगा। तकनीकी समस्या भी अगर होती है, जैसे आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और उसी समय जो है आपका नेट स्लो हो जा रहा है, या फिर कोई भी तकनीकी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसे भी शोर ही कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, या फिर घनानंद किससे प्रेम करता था? उत्तर है सुजान। इसे मैंने अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से याद करवाया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को याद होगा ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 36। कुटिया में रहने वाले रुग्ण व्यक्ति से गांधी जी का वार्तालाप किस भाषा में हुआ? रुग्ण यानी बीमार व्यक्ति से किस भाषा में वार्तालाप, बातचीत हुई? उत्तर है गुजराती। प्रश्न संख्या 37। अतिवृष्टि वाले साल 1973 में कितने इंच बरसात हुई थी? उत्तर है 77 इंच। प्रश्न संख्या 38, माफ कीजिएगा 38। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, यहाँ पे पीछे पगहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ क्या है? कोई जिम्मेदारी ना होना। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 39। बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे? उत्तर है 3। और वो लोग कहाँ शहर जाकर बस गए थे? बड़ी बहुरिया को अकेला छोड़ दिए थे। और वो कब आते थे? जब खेती कंप्लीट हो जाती थी, खेतों को अनाज को बेचना होता था या फिर आम को बेचना होता था, तब वो आते थे अपने मतलब को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 40। रात में चुपके से कौन खाली गिरजा में अंदर घुस गया? उत्तर है बाजीगर, नट। प्रश्न संख्या 41। गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? उत्तर है महादेव देसाई। प्रश्न संख्या 42। बड़ी बहुरिया के नाम, माफ कीजिएगा, बड़ी बहुरिया के गांव का नाम क्या था? उत्तर है बेहकपुर। इसको ये जो है ये डेप्थ क्वेश्चन है। ये सब ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर को देखकर आप समस्या में आ जाएंगे, लेकिन मन को काम रखिएगा। ओके, ठीक है। प्रश्न संख्या 43। तुलसीदास की रचना नहीं है। यहाँ पर आपको कौन सी रचना नहीं है उसको देखना है। उत्तर है रामचंद्र चंद्रिका। कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ये क्वेश्चन रखने का यही अर्थ है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है रचनाकार की रचनाओं को ध्यान में रखकर जाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की रचनाएं दी गई, तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिख दो और आप जो है उन चीज़ों को याद ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको याद कर लेना है। कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। और रामचंद्र चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। ठीक है, अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सा? कामायनी। यहाँ पर नाम दिया हुआ है नीरजा, सरोज स्मृति। तो देखिए, नीरजा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है और सरोज स्मृति जो है वो रचना है आपके निराला जी की। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न संख्या 45। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? उत्तर है नायक राम। नायक राम किस कहानी का पात्र है? उत्तर यहाँ पर आपका जो है सूरदास की झोपड़ी। ये जितने भी पात्र दिए हुए हैं ये सूरदास की झोपड़ी के पात्र है। प्रश्न संख्या 46। गाढ़े का साथी लेखक ने किसे बताया है? उत्तर है कुटज को। प्रश्न संख्या 47। मन्नू कौन है? उत्तर है पारो का भतीजा। प्रश्न संख्या 48। कटिहार से बिलासपुर की
दूरी थी? उत्तर है 20 कोस। प्रश्न संख्या 49, जरे बिरा जो दीपक बाती पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। जिस भी पंक्ति में जो आता है ये शब्द आ जाएगा तो वहां पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50, 12 मासा कविता में सबसे पहले किस महीने का वर्णन आता है? उत्तर है अगहन। ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में तो इसे हमेशा ही बोला है, अपने छात्रों को हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हर समझ लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आज की वीडियो का विषय यहाँ पे पूर्ण होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप हमसे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं जहां आपको मिलेंगे फ्री पीडीएफ नोट्स। और वहां अब मैं जल्द ही क्विज भी करवाने वाली हूं जो आपके एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना ना भूलें। जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े कच्चे रह गए हैं उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।